बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवेरा अली है और मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के शोबा ऑन्कोलॉजी में रिसर्च मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं आज का ये लाइव फेसबुक सेशन अपनी को मॉडरेटर के साथ होस्ट करूँगी। मैं चाहूँगी डॉक्टर सबिया आप प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। मेरा नाम डॉक्टर सबिहा रिजवान है और मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट में सीनियर रजिस्ट्रार की हैसियत से काम करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर सबिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के सरतान के हवाले से आगाही फराहम करने का महीना है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बतन ब्रेस्ट कैंसर की शरह काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए लियाकत नेशनल हॉस्पिटल भी गुज़िश्ता कई सालों से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही फराहम करता रहा है, कभी वेबिनार्स के थ्रू, कभी कैंप्स ऑर्गेनाइज करके। आज का भी ये फेसबुक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करने का हमारा मकसद यही है। इसका मकसद कोई खौफ फैलाना नहीं है, बल्कि जो कॉमनली सवाल आते हैं लोगों के जहन में, जो बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस लोगों के माइंड में होते हैं, उनका आंसर करना है। क्योंकि ये लाइव सेशन है तो आप अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस लिमिटेड टाइम में जितना मुमकिन हो सके उन कमेंट्स को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाब दें। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अंडर वन रूफ ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, जिसमें ब्रेस्ट सर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और हिस्टोपैथोलॉजिस्ट सभी शामिल हैं। इसी तरह के सीनियर डॉक्टर्स पे मुश्तमिल आज हमारा पैनल, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक्चुअली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर ऑडियंस मैं चाहूंगी कि आप लोग बारी बारी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। जी डॉक्टर रफीना, आपसे शुरू करते हैं। थैंक यू नवेरा। मैं यहाँ पे बतौर प्रोफेसर ऑफ सर्जरी काम कर रही हूँ और ब्रेस्ट सर्जरी के कंसल्टेंट के फराइज में यहाँ पिछले 30 साल से दे रही हूँ। हमारी क्लिनिक 94 में शुरू हुई थी। थैंक यू डॉक्टर। ब्रेस्ट क्लिनिक। जी जी डॉक्टर नाइला। जी, मैं डॉक्टर नाइला जाहिद मैं कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हीमाटोलॉजिस्ट यहाँ पे कैंसर के शोबे से ताल्लुक़। मैं पिछले 20 सालों से यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के केसेस मैनेज कर रही हूँ। वेलकम डॉक्टर नाइला। जी डॉक्टर हिरा। मेरा नाम डॉक्टर हिरा खान आफरीदी है और मैं एज अ कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट मुंसलिक हूँ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से। थैंक यू वेरी मच। वेलकम डॉक्टर सदफ नासिर, जो कि कंसल्टेंट रेडियोलॉजी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन करना है, शॉर्टली हमें ज्वाइन कर देंगी। तब तक हम अपने बाकी क्वेश्चंस देख लेते हैं। जी डॉक्टर सबिया। आप सब मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शो में खुशामदीद। जैसे कि हम जानते हैं कि छाती का कैंसर खवातीन में पाया जाने वाला एक आम कैंसर है। ये कैंसर एक गुठली से शुरू होता है और अगर बरवक्त तशखीस ना हो तो ये कैंसर जिस्म के दीगर हिस्सों में भी फैल सकता है, जिसमें जिगर, फेफड़े और हड्डियां शामिल हैं। पाकिस्तान में 8 में से 1 खवातीन इस बीमारी का शिकार होती हैं। इसलिए मेरा पहला सवाल डॉक्टर नाइला जाहिद आपसे है, किन खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है? ब्रेस्ट कैंसर का खतरा मतलब एक औरत होना ही ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है। जितनी खवातीन है उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। उम्र के साथ साथ इसका खतरा बढ़ता जाता है। एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो फीमेल हार्मोन्स पे ग्रो करता है, तो जितना लंबे अरसे जिस्म का एक्सपोजर होता है, यानी कि एक दफ़ा जब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता जाता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कुदरती हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसमें एक तो खैर बढ़ती हुई उम्र है, दूसरा कि अगर किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, किसी की माँ को या बहन को ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। और इसी तरह कुछ जेनेटिक रिस्क हैं, जैसे कि BRCA जीन जिन फैमिलीज़ में है उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि मॉडिफाई की जा सकती हैं, जैसे कि पहला बच्चा किस उम्र में हुआ। जिन खवातीन को 30 साल की उम्र के बाद पहला बच्चा हो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। इसी तरह वो खवातीन जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा
कम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ब्रेस्ट कैंसर से का ताल्लुक है वो ओवरवेट यानी मोटापा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। स्मोकिंग तो हर कैंसर से उसका ताल्लुक है। वो ख़वातीन जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होती हैं। बैलेंस डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं हमें पता, लेकिन शायद उनका भी थ्योरेटिकली रिस्क है, जैसे कि आजकल चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, बैलेंस डाइट नहीं है, लोग रेड मीट कम इस्तेमाल करते हैं, चिकन ज़्यादातर जो हैं वो हार्मोन्स दिए हुए होते हैं, तो उनमें उसकी वजह से लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी ज़्यादा हो रही हैं और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नायला आपका। मेरा अगला सवाल डॉक्टर रुफीना आपसे है। हमारे ऑडियंस को बताइए प्लीज कि अगर चोट लग जाती है छाती में या अगर कोई जख्म हो जाता है तो क्या उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? नहीं, आई थिंक ये हमारा बहुत सारी मिथ्स हैं, उनमें से एक यही है। चोट लगने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर शदीद चोट लगे तो जो जिस्म में चर्बी होती है वो एक फैट नेक्रोसिस कहते हैं, वो हो सकती है, लेकिन कैंसर नहीं होता। लेकिन मैं दूसरी बोलूंगी, चोट लगने से फायदा ये होता है कि जो खवातीन अपने जिस्म पे तवज्जो नहीं देती हैं वो कम से कम अपनी तरफ तवज्जो दिन की आती है चोट लगने की वजह से, दर्द की वजह से। तो जो गुठली कभी उन्होंने फील नहीं करती है तो उस तरफ वो मुतवज्जा होती है और उनका ध्यान जाता है कि यहाँ गुठली मौजूद है, लेकिन चोट की वजह से कैंसर नहीं हुई, चोट लगने के दर्द की वजह से वो मुतवज्जा होकर अपना मुआयना कर लेती हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर रफीना ने। डॉक्टर हिरा, आपकी तरफ मैं आऊंगी। अगला सवाल मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर का जो हम कहते हैं कि जल्द तशखीस और डायग्नोसिस होना चाहिए, वो किस तरह से मुमकिन है? डॉक्टर नवेरा, जो एसेंस है अक्टूबर पिंकटोबर जो हम मनाते हैं वो यही है कि ब्रेस्ट कैंसर को होने से हम रोक नहीं सकते, हमें उसकी तशखीस जल्द करनी है। जितनी हम अर्ली स्टेज पे करेंगे उतनी हमारी ट्रीटमेंट भी कम है और उसका उतना ही प्रोग्नोसिस जो है वो बेहतर होता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है नो योर सेल्फ, यानी हर जो मर्द है या खातून है उनको अपने जिस्म का मुआयना करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनकी जो ब्रेस्ट हैं वो कैसे नजर आते हैं, वो कैसे फील होते हैं। उसके लिए हम ये मशवरा देते हैं कि जो खवातीन जिनको पीरियड्स होते हैं वो अपने जब माहवारी उनको होती है उसके चौथे दिन पे अपना मुआयना करें, क्योंकि उस वक्त जो है वो डेंसिटी भी कम होती है ब्रेस्ट की और तकलीफ भी कम होगी उन्हें। और जो खवातीन अपनी मीनोपॉज जिन्हें हो चुका है, माहवारी कंप्लीट कर चुकी हैं, वो महीने का कोई एक दिन बना लें और उस मुआयने में, ताकि उनको पता हो कि उनका ब्रेस्ट फील कैसा करता है, और जब कभी उन्हें उसकी साख्त में, उसके फील में, उसके शेप साइज वगैरह में कोई भी ऐसी चेंज नजर आता है तो वो अपने मुआलिज से यानी किसी एक्सपर्ट के पास, जो कि एक दूसरा स्टेप है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, उस तरफ वो रुजू करें। अब वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, फिजिशियन भी हैं, ब्रेस्ट सर्जन भी हैं, उनके पास जाके आप अपना मुआयना करवाएं। तीसरा स्टेप है जिसे हम मैमोग्राम कहते हैं, जो एक स्पेशल किस्म का एक्सरे है ब्रेस्ट का। जो खवातीन 40 साल या उससे ज्यादा उम्र की हो जाती हैं उनको हम कहते हैं कि वो हर साल अपना ब्रेस्ट मैमोग्राम करवाएं, क्योंकि मैमोग्राम एक ऐसा टेस्ट है जो अगर हम खुद से मुआयने से जब उसे तशखीस कर पाते हैं ब्रेस्ट कैंसर को, उससे 2 साल पहले ही मैमोग्राम जो है वो उसे डिटेक्ट कर सकता है। तो मेरे नजदीक ये 3 चीजें जो हैं ये जरूर होनी चाहिए। और जो कुछ खवातीन होती हैं जो हाई रिस्क हैं, यानी जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, उसमें हम ब्रेस्ट MRI और मैमोग्राम जो है वो
ज्यादा समझे जल्दी एज में आफ्टर द एज ऑफ 25 ही स्टार्ट करवा देते हैं। और मेरे साथ और जो कोई एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर रुफीना, डॉक्टर नाइला, अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो दे कैन ऐड। आई थिंक हेरा आपने हर चीज बहुत अच्छे से बताई। अर्ली डायग्नोसिस के लिए जैसे आपने बताया, खुद का मुआयना और एग्जामिनेशन बाय एन एक्सपर्ट और रेगुलर मैमोग्राम्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर हिरा, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी हमारी नॉलेज में इजाफा किया। डॉक्टर नाइला, जैसे डॉक्टर हिरा ने अभी कहा कि जल्द डायग्नोसिस किस तरह से मुमकिन है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हम बार बार कहते हैं जल्द डायग्नोसिस होना चाहिए, जल्दी तशखीस होनी चाहिए, ये क्यों जरूरी है? इसका हमें क्या फायदा होता है? जितना जल्दी पता चलेगी बीमारी, उतना जड़ से ख़त्म करने यानी क्योर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उतना इलाज भी कम, जो इलाज ज़रूरी है वो भी कम होता है। जैसे कि अगर किसी का मर्ज़ मैमोग्राम पे पता चलता है, यानी कि उस पर पता चल जाता है जब उसको कि गुठली भी महसूस नहीं हो रही होती, तो ये कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज का होता है। और इसमें बाज़ दफ़ा सिर्फ एक ऑपरेशन और उसके बाद कुछ रेडिएशन, अगर पूरा ब्रेस्ट रिमूव नहीं किया गया, यही इलाज काफ़ी होता है, किसी कीमोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे बीमारी की स्टेज बढ़ती है, हमें इलाज में ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल ट्रीटमेंट, रेडिएशन, सारी मोडालिटीज़ को इस्तेमाल करना पड़ जाता है, और जिसकी वजह से जो है ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बढ़ रहा होता है। और उसके अलावा इतने ट्रीटमेंट के बावजूद अगर किसी के स्टेज 1 में कैंसर डायग्नोस होता है, तो उसका 10 ईयर, उसमें आप समझ लें अगर 100 खवातीन स्टेज 1 की हैं, तो उनमें से 90% खवातीन एट 10 ईयर्स अलाइव होंगी। जबकि अगर किसी का कैंसर स्टेज 2 पे है, तो उसमें 70% पे पहुंच जाएंगे, स्टेज 3 पे आप 50 पे, और स्टेज 4 में तो हार्डली 20%, बल्कि उससे भी कम पेशेंट्स हैं जो कि आपको 5 साल पे अलाइव मिलेंगे। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर को जल्दी डायग्नोस कर लिया जाए। पूरी दुनिया में तो अब ज्यादातर खवातीन मैमोग्राम्स करा रही होती हैं, और जो पेशेंट्स डायग्नोस करके आ रहे होते हैं वो मैमोग्राम के बेसिस पे ही डायग्नोसिस पे आ रहे होते हैं। पाकिस्तान में मैं अपने जो मैंने जितने अरसे यहाँ काम किया, मैंने रियलाइज किया कि शुरू में ज्यादातर खवातीन चौथी स्टेज के कैंसर में आ रही होती थी, और अब टाइम के साथ हमने वैसे इतना कम अज कम हो गया है कि अब हमारे पास ज्यादातर पेशेंट्स दूसरी और तीसरी स्टेज में आते हैं। चौथी स्टेज के मरीज अब कम हो गए हैं। इस बारे में बाकी जो हमारे पैनल के डॉक्टर्स हैं वो भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमारा इस पे जाहिर है डेटा एक जगह जमा तो नहीं है। जी, आप डॉक्टर नाइला बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आपकी मेरी हम सब की ख्वाहिश ये होती है कि हम स्टेज 2 से क्या स्टेज 1 में देखें। तो हमने जो मैंने अपने डेटा को देखा है और प्रेजेंट भी किया है, तो आई थिंक 94 में स्टेज 1 की जो शरह थी वो 2.8% थी, और अभी हमने जो देखी है उसमें हार्ट 9% है, और पाकिस्तान का सारा डेटा उठा के देखे तो स्टेज 1 की शरह अभी भी लेस देन 10% है। तो अल्लाह करेगा जिस तरीके से आप ये बात करें, कभी वो भी दिन आएगा कि हम भी वेस्ट की तरह से मेजॉरिटी पेशेंट्स स्टेज 1 के देखें। आई थिंक हम सबकी ख्वाहिश यही है, और यही सारा मकसद है इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स का। बिल्कुल यही सारा मकसद है। जी बिल्कुल, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा और उतनी जल्दी ही इलाज मुमकिन होगा। डॉक्टर रुफीना, मेरा अगला सवाल आपसे है। अमूमन लोग हमारे यहाँ बायोप्सी से डरते हैं। क्या बायोप्सी नीडल से ट्यूमर बाकी जगह फैल सकता है? और हमें ये भी प्लीज बताइएगा कि बायोप्सी का अमल कितना तकलीफदेह होता है? आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात की, जब बिकॉज आजकल के जमाने में आपके पास जब तक टिश्यू डायग्नोसिस, जब तक कंफर्मेशन बायोप्सी की नहीं होगी, तब तक न सर्जन ऑपरेट करेगा ना ऑन्कोलॉजिस्ट अपनी कीमोथेरेपी या कोई भी दवाई देंगे। बायोप्सी में सिर्फ एक लोकल एनेस्थीसिया देके एक स्पेशल नीडल से टिश्यू निकाल लेते हैं, और वो ना हमें वो कंफर्म करता है कि ये कैंसर है या नहीं है, बल्कि हमें पता चलता है क्या टाइप है, क्या ग्रेड है, उसके मार्कर्स क्या है, जो सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट को उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग में बहुत बहुत मदद देते हैं। तो अगर हमारे पास सही डिटेल्स नहीं होंगी तो शायद हम मरीज के लिए सही ट्रीटमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते। तो आई थिंक आजकल के जमाने में बगैर बायोप्सी के कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। यानी बायोप्सी से अब डरना नहीं है, बायोप्सी कराएंगे तो ही आगे का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर हिरा, मेरा अगला सवाल आपसे है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो गया है तो जिंदगी खत्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा। आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के बाद एक मरीज को किन मराहल से गुजरना पड़ता है। अच्छा, तो सबसे पहले तो यही बात है कि देखें, ये इलाज जो है, जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाए तो कॉम्प्लायंस बहुत जरूरी है। यानी डर जाना, बैठ जाना, किसी और इलाज की तरफ चले जाना, ये हल नहीं है। ये चीजों को और पेचीदा बना देता है। तो बायोप्सी के बाद हमें ये देखना होता है कि उस मर्ज की स्टेज क्या है, जिसके लिए हम उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं, रेडियोलॉजिकल यानी सीटी स्कैन और बोन स्कैन वगैरह करवा के देखते हैं। फिर जो हम अपना इलाज कर रहे होते हैं उसका फैसला स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बहुत अर्ली स्टेज में डिजीज है तो हम जो है वो डायरेक्टली सर्जरी की तरफ जाते हैं और फिर रिपोर्ट के मुताबिक आगे का हमारा ट्रीटमेंट होता है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स हैं जिसमें हमें अर्ली स्टेज में भी पहले अपना इलाज कीमो से ही शुरू करना होता है, और अगर ट्यूमर बड़ा है उस वक्त ऑपरेशन नहीं हो सकता, उस सूरत में भी हम कीमोथेरेपी, जो कि इंजेक्शन की सूरत में दवाइयां होती हैं, हम उससे इलाज करते हैं। उनसे वक्ती तौर पे कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे होते हैं जैसे कि बालों का गिरना वगैरह, लेकिन ये वक्ती चीजें हैं। और कीमोथेरेपी के बाद जो है वो आप अपनी दोबारा से जो फॉर्म है, बाल है, ये सारी चीजें आपको वापस आ जाती हैं। और सर्जरी और कीमो के बाद शुआएं होती हैं। फिर जो ट्यूमर टाइप है उसके मुताबिक हम कुछ जो मरीज हैं उनमें 7 से 10 साल तक के लिए कुछ खास किस्म की हार्मोनल टैबलेट्स दे रहे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जो हमारे पास कुछ टारगेटेड दवाइयां हैं जो कि हम 1 साल के लिए दे रहे होते हैं। तो हर जो टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है उसका इलाज डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बस मैं यही पैगाम देना चाहूंगी कि डर के मारे आप किसी और इलाज की तरफ मत जाएं। साइंटिफिक जो इलाज है जिसका हमारे पास रिजल्ट्स भी मौजूद हैं, उसको आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। और जो 6 महीने 8 महीने का इलाज है या 1 साल का इलाज है उसे लग के करवाएं। कोई एक भी चीज अगर बीच में छोड़ दी जाएगी या वो नहीं की जाएगी तो आपके जो क्योर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर हिरा। बिल्कुल, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि जो 6-8 महीने का इलाज है वो बिल्कुल लग कर करवाएं तो वाकई इसके क्योर के बेहतर चांसेस हैं। डॉक्टर नाइला, ये सवाल काफ़ी मेरे पास आता भी है और अभी भी हमारे पास बार बार कमेंट्स में आ रहा है कि अगर किसी खातून को प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में किसी किस्म का लम्प फील होता है या कोई भी चेंजेस फील होते हैं, उसको क्या करना चाहिए? क्या उसे वेट करना चाहिए डिलीवर करने के बाद? एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उन्हें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इस बारे में काफी लोगों को इग्नोरेंस है, जी। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं। अब उसमें अगर कोई गुठली बनती है तो जाहिर है वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं। अब बहुत दफ़ा हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनको इस दौरान में अनफॉर्चुनेटली उनके गायनाकोलॉजिस्ट ने भी यही मशवरा दिया होता है कि आपकी जब प्रेगनेंसी से आप फारिग हो जाएंगी तो फिर आप जाके डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, जो कि बहुत ही गलत मशवरा होता है, क्योंकि कैंसर किसी का इंतज़ार नहीं करता। जब तक प्रेगनेंसी ख़त्म होती है वो कैंसर फैल के कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई नई ब्रेस्ट में गुठली बन जाए जो कि ख़ास तौर पे जिसमें कोई दर्द ना हो, वो तो ख़ास तौर पे जो गुठली मुस्तकिल रह रही हो, गायब ना हो रही हो, जिसका साइज़ बढ़ रहा हो, या अगर निपल में से कोई ब्लड आने लग जाता है या पूरा ब्रेस्ट सुर्ख हो जाता है, इन सारी कंडीशंस में देर नहीं करनी चाहिए, फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जी जी, ठीक बिल्कुल। है। डॉक्टर रुफीना, मेरा अगला सवाल आपसे है। क्या छाती में होने वाली हर गिल्टी खतरनाक होती है?
म्यूट हो गई हैं। डॉक्टर रफीना, हम आपको सुन नहीं सकते। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब जी बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर लोग ये आते हैं, अगर हम हमारे पास गुठली के साथ खवातीन आती है तो 10 में से अगर 10 खवातीन गुठली के साथ आ रही है तो शायद एक को कैंसर की गुठली होती है। तो गुठली होना कैंसर की अलामत नहीं है। हम डॉक्टर जो है देख के आपको बता सकते हैं अक्सर तौर पे 80-85% के ये हाथ लगाने से ही कि ये कैंसर की है या नहीं है। वरना हम जो है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और बायोप्सी की शक्ल इख्तियार करते हैं, लेकिन गुठली का हरगिज ये मकसद नहीं है कि जो भी गुठली है वो कैंसर की गुठली है। 90% गुठलियां जो है वो नॉन कैंसरस होती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। यानी हर गुठली से आपको डरना नहीं है, डॉक्टर के पास आके दिखाना है, चेक करवाना है कि ये कैंसर है या नहीं। डॉक्टर हेरा, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या ब्रेस्ट कैंसर के बाद खवातीन की फर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो भी मुतासर होती है? डॉक्टर सबिहा, होती है। और स्पेशली जो खवातीन, कहा जाता है कि अगर 35 इयर्स ऑफ एज के बाद उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उनमें फर्टिलिटी कम होने के ज्यादा जो है वो चांसेस हैं। पीरियड्स दौरान इलाज वैसे भी जो है वो स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि हमारी दवाइयों का असर ऐसा है। और उस दौरान तो हम वैसे भी मना करते हैं कि जो है वो चाइल्ड बेयरिंग ना हो, बच्चे पैदा ना किए जाएं, और उसके लिए खास एहतियातें समझाई जाती हैं। और दूसरी चीज, जो यंग पेशेंट्स हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं की है, उनके लिए हमारे पास कुछ तरीके मौजूद हैं। जो बेस्ट तरीका है वो तो यही है कि उनकी ओवरीज में से एग्स को लेके प्रिजर्व कर लिया जाए, और फिर जब वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेती हैं तो उन्हीं एग्स को यूज करके मतलब वो जो बेबी का अमल है वो किया जाए। दूसरा तरीका, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, वो है हम कुछ खास किस्म के इंजेक्शंस लेते हैं अपनी कीमोथेरेपी के दौरान। वो 100% उसके चांसेस नहीं है कि उसके बाद जो है वो फर्टिलिटी प्रिजर्व होगी, लेकिन देखा गया है कि उनके इस्तेमाल से खवातीन बाद में वो फर्टाइल रहती हैं। तो वो हम इंजेक्शन दौरान कीमोथेरेपी दे रहे होते हैं। हम कहते हैं कि शुरू के 2 साल में पेशेंट्स जो हैं वो ये अभी मतलब ना करें, बेबीज वगैरह प्लान ना करें। उसके बाद जो है स्पेशली जो हार्मोन पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको हम जो दवाइयां दे रहे होते हैं उसके दौरान बेबीज वैसे भी अवॉइड कर रहे होते हैं। 5 इयर्स के बाद फिर हम कहते हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा है कि उन्होंने जो है दे वांट चाइल्ड बेयरिंग, तो उसके बाद हम अलाउ करते हैं दवाइयों को रोक के। तो फर्टिलिटी प्रिजर्व हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर हम पहले ही अपने पेशेंट से डिस्कस करके हम स्टेप्स ले रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर हिरा। डॉक्टर नायला, आपसे मेरा अगला सवाल होगा। हम बहुत आजकल भी सुनते हैं, टीवी पे हम एड्स भी बहुत देखते हैं कि हम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, हम कोई मॉडिफिकेशंस अपनी जिंदगी में ला सकते हैं जिनसे ब्रेस्ट कैंसर के जो खतरात हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो कम हो सकते हैं। क्या ऐसा सही है? और अगर ऐसा है तो वो कौन से चेंजेस हैं, कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं लाइफस्टाइल की जो हम कर सकते हैं, जो हमें करनी चाहिए? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत सारी बीमारियों से इंसान को बचाता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, आप जैसा मैंने पहले भी कहा, ओवर वेट नहीं होना चाहिए, वेट कंट्रोल में रखना चाहिए। जो जिनके यहाँ बच्चे हुए हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर ब्रेस्ट फीड कराएं। अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग में यूज़ होती हैं, और जो ख़वातीन जिनको
मीनोपॉज हो गया है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी ओरल हार्मोन पिल्स यूज होती हैं। तो जिनमें कॉम्बिनेशन ईस्ट्रोजन जिनमें होता है उनसे, और उनको अगर एक लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उससे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। तो एक तो ये कि मैं ये नहीं कह रही कि यूज नहीं हो, जाहिर है फैमिली प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जिनकी फैमिली में पहले से ब्रेस्ट कैंसर का की हिस्ट्री हो, उन खवातीन को तो ख़ास तौर पे ये पिल्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। और बहुत से तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, सिमिलरली ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के भी और बहुत से तरीके हैं। जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और वो ये पिल्स यूज़ कर रही हैं, तो आइडियली यानी कि कुछ 1 साल 2 साल तक तो फिर भी सही है, लेकिन अगर कोई बहुत लंबे अरसे 5 साल यूज़ कर रहा है, 10 साल, तो वो तो अपना ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इसलिए इसका बहुत एहतियात करनी है। और जो यूज़ कर भी रही हैं उनको चाहिए कि रेगुलर, जैसा कि डॉक्टर हिरा ने बताया, अपना चेकअप करती रहें। कोई भी लम्प फील हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं। सिगरेट स्मोकिंग तो हर कैंसर के ही खतरे को बढ़ाता है, तो उसको अवॉइड किया जाए। और एक चीज़ जो मैंने आपसे कही, जो हमें थ्योरेटिकल रिस्क है, प्रूफ हम लोग, ज़ाहिर है हमने इतनी रिसर्च इस पे की नहीं है, लेकिन चेंजिंग डाइट हैबिट्स भी हैं। यानी कि हमारे यहाँ डाइट उतनी बैलेंस नहीं है। लोग अब जो है मीट में ज़्यादा पोल्ट्री और चिकन की तरफ जा रहे होते हैं। और तो बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप हर तरह का खाना खा रहे हो। ये डाइटरी बैलेंस वाली बहुत अच्छी आपने बात कही डॉक्टर नायला। जिस तरह के हमारे डाइटरी ट्रेंड्स चल रहे हैं जो खराबी की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर रफीना, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, बहुत कॉमन सवाल है और इस महीने में तो आई थिंक हम बात ही इसके बारे में करते हैं। खवातीन, हम बार बार कह रहे हैं खवातीन अपना मुआयना करें। एग्जैक्टली अपना मुआयना खवातीन कैसे करें? और अगर वो अपना मुआयना कर रही हैं, उनको कोई चेंज नजर आ भी रहा है, फील हो रहा है, क्या करना चाहिए उन्हें? उसके बाद फौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्या करें? डॉक्टर हेरा, हमने ये कहा था कि जैसे ही कोई भी लड़की स्कूल कॉलेज में आ जाती है तो उसको सिखाना जरूर चाहिए कि अपना मुआयना कैसे करें। इसके हमारे अस्पतालों में, हमारे ओपीडीज के बाहर, हमारे मेमोग्राम्स रूम में, इंटरनेट पे, हर जगह ये फ्रीली अवेलेबल एडवाइजेज अवेलेबल है बुकलेट्स की शक्ल में। लेकिन जस्ट सिंपली कि इसके लिए पहले अपने आप को अनड्रेस करके आईने में देखते हैं कि आपके दोनों ब्रेस्ट की साइज, शेप में कोई फर्क तो नहीं है, डिफरेंस तो नहीं है, कहीं कोई अंदर खाल धसी हुई तो नहीं है, कहीं एक प्रोमिनेंट बल्ज तो नहीं नजर आ रहा। और ये हम मुख्तलिफ पोजीशंस में करते हैं, बाजू नीचे करके, बाजू सर के ऊपर ले जाके, कमर पे हाथ रख के, झुक के। और हम देखते हैं कि निपल जो पहले नॉर्मल था अब अंदर की तरफ तो नहीं है, कोई रैश तो नहीं है। ये सब एग्जामिनेशन के बाद हम कहीं लेट जाते हैं और उल्टे ब्रेस्ट को सीधे हाथ से मुआयना करते हैं और सीधे ब्रेस्ट को उल्टे हाथ से करते हैं। इस चीज का बहुत जरूरी है कि हम साइड टू साइड नहीं पकड़ते हैं, बल्कि 3 उंगली के पोरों के साथ अगेंस्ट द चेस्ट वॉल फील करते, वरना मुगालता होता है। और इस तरीके से करते हैं कि हम ब्रेस्ट के किसी हिस्से को मिस ना करें। तो हम 4 चौथाइयों में डिवाइड कर देते हैं और एक एक कोने बाहर से लेके अंदर की तरफ आते हैं, सेंटर में मुआयना करते हैं। और फिर हम बगल में भी जरूर फील करते हैं कि वहां तो कोई गुठली नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई भी तब्दीली नोटिस होती है, तो मैं ये नहीं कर रही हूँ अगर कोई चीज नजर आ रही है तो वो कैंसर की अलामत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर, क्योंकि बगल में ग्लैंड्स हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी, कोई इन्फेक्शन है, कोई टीबी है, तो ये नहीं है कि ये जो है कैंसर हो गया है। लेकिन आप कोई भी, हर औरत कोई भी तब्दीली महसूस करे तो डॉक्टर से रुजू करे। अगर हम कोई भी चीज रेगुलरली करते हैं, अगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी हम रेगुलरली करते हैं मंथली, तो हम अपने ब्रेस्ट को ज्यादा तौर पे पहचान जाते हैं। और उसमें कोई भी गैर मामूली तब्दीली भी होती है तो हम नोटिस कर सकते हैं कि ये पिछले महीने नहीं थी, अभी मालूम हो रही है। तो इससे डरना नहीं चाहिए। देखें, ये आपकी ही अपनी, किसी लिए कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ आपको अपने 10 मिनट महीने में अपनी सेहत के लिए देने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 10 मिनट अपनी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर सदफ, अस्सलाम वालेकुम। वी कैन सी आपने हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू वेरी मच। आप बिजी हैं एंड वी कैन सी आप कम्यूट पे ही हमें ज्वाइन कर रही हैं। प्लीज आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दे तो कुछ अहम सवाल आपके लिए आए हैं, मैं आपसे पूछ लूँ।
डॉक्टर सदफ आप म्यूट हैं, हम आपको सुन नहीं सकते। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदफ नासिर है और मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। थैंक यू वेरी मच, वेलकम डॉक्टर सदफ। आपके लिए कुछ सवाल बीच में आ रहे थे जो हमने रोक के रखे हुए थे। पहला सवाल तो ये है कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की सहूलियात फराहम करता है? जी, लियाकत नेशनल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एक तो हमारे पास मेमोग्राफी होती है, विच इज अ स्क्रीनिंग टूल जो हम ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए भी यूज करते हैं और डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हम रिलेटिवली यंग पेशेंट्स के अंदर कर रहे होते हैं और उन मैमोग्राम के साथ भी कर रहे होते हैं जिनमें डेंस ब्रेस्ट होता है, जिसमें हम कोई मिस करने का खतरा होता है। अगर खुदा ना खास्ता कैंसर है तो डेंस मैमोग्राम के अंदर वो मिस हो जाता है। तीसरी चीज होती है एमआरआई। एमआरआई एक समझे आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। हम उन कंडीशंस के अंदर करते हैं कि अगर हमें कोई क्लिनिकली कोई खतरा महसूस हो रहा होता है कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम के ऊपर हमें नहीं तशखीस सही से कर पा रहे होते, उन कंडीशंस में करते हैं। या फिर ऑपरेशन के बाद पेशेंट का देखने के लिए कि गिल्टी रह तो नहीं गई है या किसी पेशेंट को दोबारा से कैंसर हो जाए, मतलब वो उसकी डिफरेंट इंडिकेशंस हैं। लेकिन जो कॉमन प्रोसीजर्स, जो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हमारी मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड है। इसके अलावा ब्रेस्ट रिलेटेड जितने भी गाइडेड प्रोसीजर्स होते हैं जो हम अल्ट्रासाउंड के जरिए या मैमोग्राम के जरिए बायोप्सीज करते हैं, वो भी हमारे डिपार्टमेंट में मौजूद है। ठीक है, सारी फैसिलिटीज ये अवेलेबल हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। अगला सवाल जो बड़ा कॉमन सवाल है अभी भी आ रहा है हमारे पास कि क्या मैमोग्राम एक पेनफुल टेस्ट है, तकलीफ होती है इस टेस्ट में? जब इनिशियली मैमोग्राम स्टार्ट हुआ था और जो पुरानी मशीनें होती थी उसके अंदर जो तकलीफ का आंसर था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो है डिजिटल मशीन्स आ गई हैं, उसमें पेशेंट का एक तो कॉम्प्रेशन का टाइम भी कम हो गया। मतलब ब्रेस्ट को हम जो है कॉम्प्रेस करके या दबा के जो है ये एक्सरेज लेते हैं, तो एक तो टाइम भी कम हो गया है और उन डिजिटल मशीन्स की वजह से वो खुद जो है अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती हैं। तो वो कॉम्प्रेशन जितना मिनिमम पॉसिबल होता है ना वो मशीन्स वो देती हैं। तो पेन होता है लेकिन बहुत मिनिमम होता है और वो बेरेबल पेन है, बहुत मिनिमम और बेरेबल पेन और होता है बेरेबल मैमोग्राम पेन है। जो इसका लोगों का खतरा होता है ना कि बहुत ज्यादा तकलीफ बहुत होगी, ज्यादा अब वो पेन वाला होगा, जो अंतर है वो ऐसा वाला कुछ नहीं। सिलसिला नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। एक और भी सवाल है जो हमसे काफी पेशेंट्स भी करते हैं, काफी लोगों के दिमाग में होते हैं कि मैमोग्राम में इटसेल्फ भी तो रेडिएशंस होती हैं, क्या इसका कोई ताल्लुक है ब्रेस्ट कैंसर से? क्या मैमोग्राम करवाने से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ऐसी कोई बात भी है क्या? एक्चुअली ये वाली बात शायद इस वजह से भी मशहूर है कि जैसे कहा जाता है कि रेडिएशन जो है वो इज एक मतलब इट्स वन ऑफ द कॉज फॉर कैंसर इन जनरल, रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर्स होते हैं। लेकिन जो मैमोग्राम है इसके अंदर रेडिएशन जो है ना एक बहुत ही एक आम, जैसे हम एक चेस्ट एक्सरे कर रहे होते हैं उसके मुकाबले में हम देखें तो 1/10 की रेडिएशन है। चेस्ट एक्सरे करवाते हुए लोग इतना नहीं घबराते हैं जितना मैमोग्राम करवाते हुए घबरा रहे होते हैं तो ना इसका जो रेडिएशन का लेवल है बहुत कम है, और जो इसका बेनिफिट है करवाने का, लाइक डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, वो बहुत ज्यादा है। इट्स फार 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 लाइक हायर देन दैट ऑफ द लाइक रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर। फायदा इसका बहुत ज्यादा है और इसका खतरा काफी कम है। बिल्कुल, खतरा बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। थैंक यू डॉक्टर सदफ। थैंक यू डॉक्टर सदफ। यानी मैमोग्राम से हमें अब डरना नहीं है और मैमोग्राम करवाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर हिरा, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या ब्रेस्ट कैंसर एक से दूसरे इंसान में जा सकता है? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये इन्फेक्शंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक मरीज से दूसरे मरीज तक लग सके। ब्रेस्ट कैंसर है क्या, वो हमारे अपने बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ है सेल्स की, ठीक है। हमारी जिस्म में जो सेल होते हैं उनको पता होता है कि एक टाइम पे आके उन्होंने बॉडी से रिमूव हो जाना है, जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो कैंसर में होता ये है कि वो सेल्स जो है वो एबनॉर्मली उनकी ग्रोथ होती रहती है और वो एपोप्टोसिस नहीं हो पाती। तो वो हमारी अपनी बॉडी के अंदर ये एक इफेक्ट है
ये एक से दूसरे इंसान में नहीं लग सकता, तो ये कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस नहीं है, सही तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट जी। सवाल है जो आपने पूछा है, क्योंकि लोग बोलते हैं हम कैंसर वाले मरीजों के साथ खाना खा खाना सकते हैं, खा उनके सकते हैं। साथ उठ बैठ सकते हैं और जी उनको कमरों में बंद कर देते हैं। तो प्लीज SOP। उनके साथ मिलिए जुलिए, खाइए पीजिए, कुछ जी नहीं होता। बिल्कुल। बिल्कुल। डॉक्टर नायला, मेरा अगला सवाल आपसे है। हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे खराफात हैं, मिथ्स हैं कि डिओड्रेंट इस्तेमाल ना करो, बॉडी स्प्रे इस्तेमाल ना करो, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। आप इन मिथ्स के ऊपर जरा रोशनी डालेंगी प्लीज? टैल्कम पाउडर का भी हमने सुना है डॉक्टर नायला, जी प्लीज जी उसका भी बिल्कुल, हाँ। बताइएगा। नहीं, डिओड्रेंट और टैल्कम पाउडर वगैरह के इस्तेमाल से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये इस बात को बिल्कुल जहन से निकाल दें कि इससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। दूसरी चीज एक और मैं बताऊं कि ना, अक्सर हमारे मरीज जब कीमोथेरेपी लगा के घर जाते हैं तो लोगों को डर लग रहा होता है कि उनको भी कीमोथेरेपी से कोई एक्सपोजर होगा। तो कीमोथेरेपी कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होती है कि जो जिसको लग जाए उसमें से कोई रेज निकलना शुरू हो जाएंगी जो दूसरे इंसान को लग जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कीमोथेरेपी बॉडी सिक्रीशंस में जरूर रिलीज होती है कि जब ठीक है। अगर किसी को उल्टी हो रही है या उसके सलाइवा में या उसके यूरिन में, तो ये है कि उसके जो ग्लास वगैरह शेयर ना करें ताकि वो एक से दूसरे को ट्रांसफर ना हो। इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी हम कीमोथेरेपी देते हैं और कुछ दवाइयां हैं जो हम कीमोथेरेपी के दौरान नहीं दे, जो प्रेगनेंसी के दौरान हम नहीं दे सकते, लेकिन ज्यादातर दे सकते हैं। एक और मिथ जो है वो ये है कि वो जो प्लास्टिक बॉटल में पानी है वो अगर धूप में रखा रहता है तो उससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। एक केमिकल होता है प्लास्टिक्स में BRIPV4 जो कि कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और वो इतना अमाउंट में पानी में रिलीज नहीं हो सकता जो कि नुकसान पहुंचाए। बट अगेन इसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है। जैसे कि जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे बाकायदा इसका टेस्ट होता है, देखा जाता है कि उसका कितना कंटेंट BRIPV4 का कितना है और उसमें से कितना पानी में रिलीज हो रहा है। हमारे यहाँ ये क्वालिटी चेक्स है या नहीं है ये नहीं पता। फिर हम बहुत देखते हैं कि घर में तो हम बहुत एहतियात कर रहे थे कि प्लास्टिक की बोतल जो अगर धूप में रखी हुई है तो लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन जी अगर आप शॉप्स पे जाएं तो पूरे पानी की प्लास्टिक के बोतल के कार्टन बाहर रखे हुए होते हैं, धूप में रखे हुए होते हैं। जी तो इस वजह से ये एक चीज जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हमारे यहाँ एड्रेस नहीं है। लेकिन जाहिर है इसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी है जो कि ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट का रोल होता है। एक और चीज जिसपे लोगों को वो शक है कि माइक्रोवेव के यूज से जी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है। माइक्रोवेव में की जो अपनी रेज हैं वो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होती हैं, मतलब ठीक है। रेडिएशन वो उसमें कोई वो नहीं है जो रेडिएशन होती है। दीज आर बेसिकली मैग्नेटिक रेज ना, तो उनसे जी कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। जब उसके अंदर हम प्लास्टिक के बर्तन रखते हैं करने में तो हमें ये एहतियात जरूर करनी चाहिए कि हर प्लास्टिक का बर्तन हम उसमें नहीं रख सकते। जैसे लोग घरों में खाली दही के डब्बे और इन चीजों में खाना रख रहे होते हैं और उसी को माइक्रोवेव में रख लेते हैं, जी क्योंकि उसके अंदर से यही केमिकल BRIPV4 कितना रिलीज होकर खाने में शामिल हो रहा है ये हमें नहीं मालूम। वो प्लास्टिक के डब्बे जिनके नीचे लिखा होता है माइक्रोवेवेबल उनको जी यूज करना चाहिए। और वैसे इन जनरल आई थिंक कि देखें जितनी चीजें नेचर से हमें हासिल हैं उनको हम यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि माइक्रोवेव के इस्तेमाल से कैंसर से ज्यादा जो मसला हो सकता है कि अगर खाना सही तरह गर्म नहीं होता, क्योंकि खाना के ऊपर की लेयर्स गर्म हो रही होती है, नीचे की लेयर्स गर्म नहीं हो रही होती हैं, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग के खतरे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात की डॉक्टर रुफीना, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सवाल है मिथ्स के बारे में। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, कॉमनली आई जो मिथ्स थिंक होते हैं? हमने पिछली दफा इतनी जी ज्यादा मिथ्स हैं, क्योंकि हमने पिछली दफा डॉक्टर नायला आपको याद होगा जब हमने गिनना शुरू की थी तो हम 29-30 पे आकर रुक गए थे और शायद और लगते तो और हो जाते। तो बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं कि यंग औरतों को नहीं हो सकता। हम ये जो अंडरगारमेंट्स के इश्यूज आते हैं, बूढ़े लोगों के साथ कैसा करना जी चाहिए, तो आई थिंक ये और कैंसर का मतलब है कि जानलेवा है, तो बहुत सारे मिथ्स हैं। लेकिन मैं सबको यही मशवरा दूंगी कि अगर आपके जहन में कोई भी एक चीज है तो बजाय इसके
कि बाहर हमारी ओपीडीओ के बैठे हुए जो है वो मरीज अपने अपने मशवरे दे रहे होते हैं कि ये नहीं करना, मुझे बायोप्सी से ये हो गया। तो आई थिंक आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और वो आपको कोई भी जहन में सवाल है उसके बारे में सही तौर पे गाइड कर सकते हैं, ताकि वो जो भी आपका सवाल है उसका आपको सही जवाब मिल जाए। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर रफीना, बहुत अच्छी बात की। आप ही से मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अक्टूबर का नाम हम लें, ब्रेस्ट कैंसर का नाम लें, हमारे दिमाग में सिर्फ खवातीन आती हैं। क्या मर्दों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? और अगर उन्हें महसूस हो कोई गुठली, उन्हें भी यही सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? क्या करना चाहिए? आई थिंक मर्द बाय जेंडर बच जाते हैं, लेकिन हम जहाँ 1000 फीमेल्स देखते हैं तो हमें कोई एक मेल नजर आता है, लेकिन ठीक ये है, हरगिज नहीं है कि मेल्स में नहीं हो सकता है। ठीक जो है, मेल्स में होता है उनकी डिटेक्शन, बिकॉज ब्रेस्ट इतना डेवलप नहीं है, साइज नहीं होती है, तो छोटी मोटी गुठली भी पकड़ी जाती है जल्दी से, और निपल को, खाल को जल्दी पकड़ लेती है। लेकिन जिन लोगों को मेल्स में बारी ब्रेस्ट हो उनको शायद डिफिकल्टी होती हो, लेकिन उनको भी यही चाहिए कि जैसे ही कोई तब्दीली मालूम होती है तो बर वक्त डॉक्टर से रुजू करें, और उनकी भी बायोप्सी, सर्जरी और कीमोथेरेपी, रेडिएशन सब होती है। लेकिन मेल्स में क्योंकि ब्रेस्ट की साइज छोटी होती है तो इनवेरिएबली आपको ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, क्योंकि वहां कुछ बचने के लिए होता नहीं है करने के ठीक लिए। है। लेकिन दूसरी चीज जो अभी थोड़ी देर पहले हम जीन्स की बात कर रहे थे, बाज दफा ऐसा होता है कि ये हम फैमिलियल जेनेटिक कैंसर्स जो हम कहते हैं, BRCA1 BRCA2, बाज दफा अगर किसी की वालदा को है और उसके 2 बच्चों को उस ट्रांसफर किया है BRCA जीन मेल में और फीमेल में, तो मेल्स जो है ना वो आगे अपनी औलाद को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर हम फैमिली हिस्ट्री माँ बहन खाला नानी को है तो उससे नहीं जाता, पुफी दादी से भी ट्रांसफर होता है, और मेल्स खुद तो बाय जेंडर ऑफ मेल शायद बच जाएं, डिजीज एग्जिबिट नहीं करें अगर वो बरका कैरियर है, लेकिन अपनी बेटियों को पास ऑन कर सकते हैं। ठीक तो है। इस वजह से जब हम फैमिली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम ददियाल को भूलना नहीं चाहिए, सारे इल्जाम ननियाल पे नहीं आने चाहिए। आपने एक टैबू भी एड्रेस कर दिया साथ में। जी बिल्कुल। क्विकली डॉक्टर हिरा, बस आपसे पूछूंगी, डॉक्टर नाइला ने भी जिक्र किया, डॉक्टर रफीना ने भी जिक्र किया, कोई ऐसी जेनेटिक टेस्टिंग है जिनसे क्या हम इस ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को किसी एक इंडिविजुअल में मेजर कर सकते हैं? डॉक्टर रफीना ने जैसे अभी बताया, जी। ये जीन्स हैं BRCA1 BRCA2 के नाम से, और ये हमारी बॉडी में एक खास किस्म की चेंज आ जाती है, जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से आम लोगों की बनिस्बत जिनमें ये जीन मौजूद है उनमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर होने का और ओवेरियन कैंसर होने का। तो अब जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमारे सब जो पेशेंट्स हैं उनमें तो हम BRCA जीन टेस्टिंग कर ही रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं भी हुआ लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि आपकी वालदा बहनों में से या आपके बच्चों में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या आपकी खाला या पुप्पी में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, अगर आपकी फैमिली में मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या दोनों ब्रेस्ट में डिजीज की हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, या अगर ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर्स की हिस्ट्री है, तो फिर ये एक खास किस्म का टेस्ट है जो खून के जरिए किया जाता है। ठीक है। और अगर मैं कराची की बात करूं तो हमारे 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है। तो ये इस टेस्टिंग से पता चल सकता है कि अगर आप में वैसे अमूमन 10 से 20% लोगों में ये जीन जो है ये पॉजिटिव आती है, और इसके पॉजिटिव आने से क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं तो फिर एक खास एज पे हम ब्रेस्ट सर्जरी का भी मशवरा देते हैं, ओवरी की सर्जरी यानी रिमूव करने का हम मशवरा दे रहे होते हैं। तो ये एक तरीका है अपनी जेनेटिक्स का पता लगवाने के लिए। क्वेश्चंस तो हमारे पास मुसलसल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आई थिंक हम बहुत लिमिटेड हमारे पास टाइम है। क्विकली अगर आप सबसे एक एक लाइन में मैं टेक होम मैसेज एक ले लूं, डॉक्टर रफीना आपसे अगर शुरुआत करें, कुछ कहना आई चाहेंगे? थिंक मैं सबको यही मशवरा दूंगी, ब्रेस्ट कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है।
एंड मेल्स को मैं आई थिंक इस पे लेना चाहूंगी, बिकॉज हम अभी भी हमारी सारी फीमेल्स जो है वो खुद इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं कि अपने फैसले कर सके, और कर भी सकती हैं तो जब घर जाती हैं तो मेल मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होती है। तो मैं अब सारे मेल्स को भी मशवरा देने जाऊंगी कि प्लीज अपनी फीमेल्स को सपोर्ट करें, उनका साथ दें। और हमने देखा है कि जिनको मेल मेंबर्स की घर में सपोर्ट होती है, चाहे भाई हो, शोहर हो, बाप हो, वो इस मुश्किल सफर से जो है वो आराम से गुजर जाती है, रिलेटिवली कंफर्टेबली। तो आई थिंक मेल्स को भी चाहिए कि इस पे तवज्जो दें और अपनी घर की फीमेल्स का साथ दें, कि ताकि अगर उनको कुछ है जिनमें इनका कसूर नहीं है तो वो हर किस्म की परेशानी से गुजरती है, तो सबकी सपोर्ट के साथ ही ये सफर सहल हो जाता है। कर सकते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर नायला, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी देखें, इस दुनिया में हर इंसान का अपना एक बहुत अहम रोल है। एक औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है। और एक औरत जब एक घर चलाती है तो वो उस घर का मेन महवर, एपी सेंटर वही होती है, जो कि बच्चों को भी देख रही होती है, घर भी, शौहर, हर चीज़ को। और अगर वो बीमार हो जाए तो वो घर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो थोड़ी सी तवज्जो अपने आप को दे दे, थोड़ा सा टाइम। अक्सर हमारे पास खवातीन आती हैं, वो कहती हैं जी हमारे बच्चे की शादी थी, हमने सोचा शादी के बाद हम चले जाएंगे। वो कोई कहती है जी हमारा घर बन रहा था, हमने कहा घर बन जाएगा। जब वो घर बन जाता है, उसमें जाने का वक्त आता है, जब बच्चे की शादी हो जाती है, उसके बाद ये उनके ऊपर एक कयामत गिरा देती हैं। वो पूरा घर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सेहत सबसे बड़ी नेमत है, और सबसे पहले अपना ख्याल कीजिए ताकि आप अपने घर वालों का ख्याल कर सकें। बिल्कुल, तभी कर सकते हैं अगर अपना ख्याल रखें। डॉक्टर हिरा, आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? मैं यही कहूंगी कि ये सिर्फ एक महीना नहीं है, आगाही के लिए इसे जारी रहना चाहिए। और जैसे हर मुहाज पे जो है हर सिपाही की एक अहमियत होती है, तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन काउंट करता है। और इस पैगाम को हमें खुद भी समझना है, इसे हमें फैलाना भी है। और बस मैं यही कहूंगी कि बस अपना ख्याल रखें। और जी, आई थिंक इतना भी काफी है, अपना ख्याल रखें। हाँ। यस, एग्रीड। डॉक्टर सदफ, आप कुछ कहना चाहेंगे अगर आप हमें सुन सकती हैं तो? आई थिंक वो कम्यूट में है तो म्यूट किया हुआ है उसने। हाँ, और आई थिंक उनका थोड़ा कनेक्शन इशू भी है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ द पैनलिस्ट, सारे गेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी मुश्किल चीजें ये अदरवाइज साउंड करती हैं, उनको बहुत आसान, इजी, पैलेटेबल अल्फाज में आपने हमें समझाया है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वेरी कोऑपरेटिव co-host with me. I think सेशन को कंक्लूड हम इसी नोट पर करेंगे, जैसे हर साल भी हम कहते हैं। और मेरा मैसेज भी pretty much डॉक्टर नायला जैसा ही है कि एज वुमन हमारे बहुत सारे रोल्स हैं, एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर। हम हर चीज को बहुत अच्छे से करते हैं, मगर आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम अपना भी ख्याल रखें। इसी रेजोल्यूशन पे हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं कि हम अपना टेक केयर करेंगी, सेल्फ एग्जामिन करेंगी। किसी किस्म का चेंज महसूस होता है तो फौरन डॉक्टर से रुजू करेंगी, और खुदा न ख्वास्ता अगर ये बीमारी लाहक हो ही जाती है तो फिर इससे डरने की बजाय इसका मुकाबला करने की कोशिश करेंगी। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।